खुश रहो। चलो अपन आज सरफेस टेंशन को फिनिश कर देते हैं। आज इलास्टिसिटी भी मेजर पार्ट फिनिश कर देंगे। इलास्टिसिटी की थ्योरी थोड़ी सी आपको पढ़ना रहेगी, कॉन्सेप्ट सारे मैं बता दूंगा। सरफेस टेंशन कहाँ चला गया भाई? इलास्टिसिटी स्टार्ट कर देंगे आज। यू कैन कॉल मी। आज बेटा आज मत करो, आज तो मेरी बहुत देर तक क्लास है, इसके बाद मेरी कोहिनूर में क्लास है। ठीक है, एरर के क्वेश्चंस हो गए, बहुत बढ़िया। अपन कल डिस्कस करने वाले हैं ना, कल का दिन है। कल आप मुझे कॉल कर लेना बेटा 7:30 बजे शाम को, है ना। कल अपना डिस्कशन है, ये ध्यान रखेंगे। एरर, यूनिट्स, डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली मैं रूल्स भूल जाता हूँ, बहुत हर बार मैं भूल जाता हूँ, लेकिन बाकी सब तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, उसका कोई रूल याद नहीं आया तो चलो किताब में से देख लेंगे यार, क्या है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया था लास्ट में। आपने अच्छा पढ़ाया जीपीएम, बहुत। जीपीएम का डिस्कशन है क्या? देखो जीपीएम भी करना बेटा, लेकिन कल तो पहले हम करेंगे 1D, उसमें रिलेटिव मोशन ग्राफ्स वगैरह सब कुछ आएगा, और यूनिट्स, डायमेंशंस और एरर। एचसीवी कर लें क्या जीपीएम की? बस आज के बाद कर लेना, ठीक है। अभी प्री बोर्ड चल रही हैं तो ठीक है, बाद में कर लेना बेटा। अभी प्री बोर्ड से तो बाद में कर लेना, लेक्चर कंटेंट तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें केस। कैपिलरिटी चल रहा था, इसमें अब अपने को नेक्स्ट देखना है। इसे ये बात ध्यान रखना आपको कि यदि कैपिलरी ऐसे लिक्विड में डिप करी है जिसका एंगल ऑप्ट्यूज एंगल है, सपोज 135 है, तो ये जो लेवल है ये नीचे चले जाएगा, ये लेवल नीचे चले जाएगा। और ये जो हाइट है, यदि ये कैलकुलेट करना है तो अपन ने जो फॉर्मूला देखा था ना, 2T बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज H रो जी, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस RC बाय कॉस थीटा। तो बस ये ध्यान रखेंगे, ये जो यहां से जो हाइट आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये ऊपर जाने के बजाय किधर जाएगा? बोट वाले करा देंगे बेटा, आप बिल्कुल पूछे ना, मैं सारे केसेस करा दूंगा। तो बस यहाँ पे आप ये 135 रखेंगे ना, तो ये जो हाइट है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी, इसका मतलब ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी कोई दम नहीं इस केस में। और अब अपन देखते हैं कौन सा केस, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इनसफिशिएंट लेंथ माने क्या? सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए किसी एक लिक्विड में कोई आपने थिन कैपिलरी इंसर्ट करी है और सफिशिएंट लेंथ इसकी अवेलेबल है, तो लिक्विड जो चढ़ता है सपोज 20 mm तक चढ़ता है, ठीक है, यहां जाके रुकता है। अब आपने, हाँ इसको 45 लेके भी कर सकते हो, फिर नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना उतना नीचे जाएगा वो। अब मान लीजिए आपने जो कैपिलरी यहां यूज करी उसकी जो लेंथ अवेलेबल है सरफेस के ऊपर वो है सिर्फ 10 mm। तो अब क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा कि यहां तक लिक्विड चढ़ेगा और फाउंटेन बन जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है वो समझेंगे अपन। यहां पर जितनी लेंथ अवेलेबल है बस वहां तक चढ़ेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ओवरफ्लो नहीं होगा। कारण क्या चेंज आता है जिसके कारण वो यहीं पहुंच के रुक जाता है? तो फील इट। जैसे मान लो कोई मिनिस्कस है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई मिनिस्कस है, ऐसे कोई मिनिस्कस है, ये शेप है फ्री सरफेस का।
तो इसके कारण प्रेशर रिडक्शन है इधर, मान लो सम वैल्यू विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स ऑफ लिक्विड कॉलम। ये जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है कॉन्वेक्स साइड पे, और उसको बैलेंस करने के लिए हाइट ऊपर चढ़ती है। ये 20 सेंटीमीटर्स ऑफ लिक्विड है ना, यही वाला केस, 20 mm ले लो, चलो ठीक है। और जो क्वेश्चन चल रहा है वही ले लेते हैं अपन, कि ये जो रिडक्शन है दिस इज बैलेंस बाय 20 mm ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, मान लो ये जो सरफेस है इसका रेडियस डबल हो जाता है। ये सरफेस देखो, अब इसका रेडियस बढ़ रहा है, ये छोटी सरफेस, ये बड़ी सरफेस, रेडियस मान लीजिए इसका डबल हो गया है, तो प्रेशर रिडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? जरा दिमाग लगा के बताओ। प्रेशर रिडक्शन, प्रेशर में चेंज कम हो जाएगा, तो रेडियस एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, तो यहां जो प्रेशर रिडक्शन है वो भी आधा हो जाएगा और आधी हाइट से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सुने ध्यान से, यहां क्या होता, पूरा प्रोसेस विजुअलाइज करते हैं। ये समझ में आ गया ना पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया कि रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो कम हाइट से ही बैलेंस हो जाएगा, कम हाइट से ही वो काम हो जाएगा। तो शुरुआत ऐसी होती है कि जैसे इस केस को देखें, थोड़ा इसको बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, कि यहां पर जो कपिंग हुई, जो फ्री सरफेस है, उसके कारण प्रेशर रिडक्शन इतना हुआ है कि 20 mm की हाइट चाहिए, और 20 mm की हाइट अवेलेबल है, तो ये 20 mm तक चले जाएगी और फिर ये सरफेस और वहां जाके रुकेगी, सपोज सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है। तो ये जो प्रेशर रिडक्शन है ये 20 mm का है, तो ये जो सरफेस है 20 mm ऊपर चले जाएगी और ये हाइट जो है इस रिडक्शन को बैलेंस कर देगी। लेकिन मान लो सिर्फ 10 mm अवेलेबल है, ये जो कैपिलरी ट्यूब अवेलेबल है ये सिर्फ 10 mm तक, तो ये शुरुआत ऐसे होगी, यहां पर ऐसे ये सरफेस बनेगी और प्रेशर रिडक्शन 20 mm का, ये सरफेस यहां तक जाएगी, ये सरफेस यहां तक जाएगी, उसके बाद लिक्विड जो ये जो सरफेस है इसका रेडियस बढ़ना चालू होगा, और मालूम कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा कि ये जो 10 mm हाइट है बस उतना ही रिडक्शन रह जाए। ये रेडियस इतना बढ़ जाएगा कि अब जो रिडक्शन है वो जितनी हाइट अवेलेबल है उससे ही बैलेंस हो जाए। ये बात समझ में आई? ऐसी जो सरफेस वो धीरे धीरे फैलती है, उसका रेडियस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ता है, तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ता है ना? पहले ये जीरो, जैसे वाटर के लिए जीरो था, अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, पहले ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट था। तो माउथ पे जाके एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, और क्या क्राइटेरिया है? मेनिस्कस का रेडियस या एंगल ऑफ कांटेक्ट? कौन डिसाइड करता है? कि प्रेशर रिडक्शन सिर्फ जितनी हाइट अवेलेबल है उसी से बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अरे बंद करूं ये दरवाजा। तो देखें इसको, एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, और छोटी ट्यूब लें तो और ज्यादा रेडियस बढ़ जाएगा, जितनी छोटी ट्यूब लो, भले से इतनी सी ट्यूब ले लो, फिर भी ऐसा ही होगा। और ऑलमोस्ट जीरो हाइट की ट्यूब ले लोगे तो क्या होगा वो भी समझ लो, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहां पर आपने इतनी सी ट्यूब रखी है, तो जो कप बनेगा इधर वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, उसका रेडियस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, ताकि प्रेशर रिडक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो, जिसके लिए हाइट जीरो लगे। प्रेशर रिडक्शन जीरो होगा तो उसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट भी कितनी हो जाएगी? नहीं नहीं, डोम शेप नहीं हो जाएगा बेटा, कभी नहीं। ठीक है, तो ये समझना अपने को। तो जो रिजल्ट है उसको एक बार समझते हैं। जब सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है तब वाला रिजल्ट तो मैंने बता दिया, तब तो हमेशा क्या करेंगे? H इंटू आर सी इज कॉन्स्टेंट, जब सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है। लेकिन जहां सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल नहीं है बेटा, वहां पर जैसे हाइट h अवेलेबल है, तो h रो g, ये जो हाइट अवेलेबल है इसी से ये प्रेशर रिडक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो मेनिस्कस का जो रेडियस है
मेनिस्कस का जो रेडियस है वो अपने आप इतना बढ़ जाएगा कि इतनी सी हाइट से ही प्रेशर बैलेंस हो जाए, रिडक्शन बैलेंस हो जाए। तो यहां फिर हाइट अवेलेबल इनटू आर एम इज 2t बाई रो जी। और जहां सफिशिएंट हाइट अवेलेबल है, हाइट h, इसको अपन ओरिजिनल कह देते हैं, ओरिजिनल केस h रो जी इज 2t बाय r मिनिस्कस ओरिजिनल। आराम से देखो भाई, यहां पर जहां पर सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है, जो मिनिस्कस का रेडियस है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज गिवन बाय आर सी बाय कॉस थीटा, इट इज गिवन बाय आर सी बाय कॉस थीटा। तो यहां पर भी देखो एच नॉट आर नॉट इज 2t बाय रो जी। पहले इसको आराम से समझ लो बेटा। सफिशिएंट लेंथ वाला केस, उसमें जो मिनिस्कस रेडियस है जो ओरिजिनली है वही रहता है, इसमें फाइनली माउथ पे आके चेंज हो जाता है। तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट तो हमेशा ही सेम आ रहा है, ओरिजिनल केस में जो हाइट है और मिनिस्कस का जो रेडियस है, और जहां इनसफिशिएंट लेंथ है वहां पे जो हाइट अवेलेबल है और जो मिनिस्कस का रेडियस है, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है, इट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो जो सफिशिएंट लेंथ वाला केस है उसमें जिस हाइट तक लिक्विड चढ़ता है और मेनिस्कस का जो रेडियस है उसका प्रोडक्ट इस केस के प्रोडक्ट के बराबर, ये प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो फाइनली समझ में क्या आना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, h इंटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें पहला केस है जहां सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है, दूसरा केस इनसफिशिएंट लेंथ अवेलेबल है। तो इधर जितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ता है उसको अपन ने मान लिया ओरिजिनल हाइट, और मेनिस्कस का रेडियस ओरिजिनल, विच इज आर सी बाय कॉस थीटा ओरिजिनल, ओरिजिनल एंगल। ठीक है, इसमें जितनी हाइट अवेलेबल है उतनी हाइट तक वो चढ़ जाएगा, और ये जो रेडियस है मेनिस्कस का ये चेंज होगा, ये चेंज होगा क्योंकि ये एंगल भी चेंज होगा। तो हर केस में h जिस हाइट तक लिक्विड जाएगा इनटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दिस इज कांस्टेंट। तो इनसफिशिएंट के लिए अपन ने ये लिखा है, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रखे। ओरिजिनली जब खूब हाइट अवेलेबल है तब क्या होता है, हाइट इनसफिशिएंट है, जितनी अवेलेबल है उतनी हाइट तक चढ़ जाएगा, और फिर ये मेनिस्कस का रेडियस चेंज होगा। अब इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, दिस इज h नॉट इंटू कैपिलरी रेडियस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओरिजिनल, और यहाँ हाइट अवेलेबल आर सी डिवाइड बाय कॉस थीटा विच इज चेंज्ड न्यू एंगल। तो ये दोनों रिलेशन ध्यान रखेंगे। ओके और नॉट, जल्दी बताओ बेटा, है ना। अपन दोनों कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, एक क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। when sufficient length of capillary is available, water एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ भी नहीं दे रहेगा तो जीरो मानना, ओरिजिनल एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो मान के ही काम करेंगे, नहीं तो वो मेंशन कर देंगे। वाटर राइजेस टू अपन ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर्स, ये नंबर मैंने मन से लिख दिया। when length available is 9 centimeters, find first height, जहां तक ये जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, थर्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओरिजिनल रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी रेडियस आर नॉट दे दिया, या इसको ले लेते हैं अपन
4 mm या 2 mm। दिस इज कॉल्ड ज्यूरिन्स लॉ। ठीक है, मैं भूल गया था, सही बताऊं, ये तो इसने बताया, विराज ने, नाम भूल गया था क्योंकि नाम पूछते नहीं है। सोहना दिखा रहा हूँ, लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ बेटा, ये कंप्लीट कर लो। तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक केस में हाइट दे दी है, दूसरे केस में निकालना है, तो क्या लिखना क्या है, जो जितनी हाइट तक ये चढ़ता है एच ओरिजिनल इनटू, यदि अपने को यहां पर सिर्फ हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिर्फ हाइट कैलकुलेट करना है, 18 सेंटीमीटर तक जाएगा, लेकिन हाइट अवेलेबल सिर्फ 9 है, तो 9 सेंटीमीटर तक जाके रुक जाएगा, फाउंटेन नहीं बनेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस, सुनिए ध्यान से, ओरिजिनल हाइट इनटू ओरिजिनल रेडियस ऑफ मेनिस्कस, न्यू हाइट न्यू रेडियस ऑफ मेनिस्कस, न्यू रेडियस। आराम से देखिए, अब ये ओरिजिनल रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओरिजिनल, रेडियस ऑफ कैपिलरी divided by cos theta original, this is 9 into radius, new radius of meniscus। तो ये आ गया रेडियस, न्यू रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज 4 mm। इसको ओरली भी बता सकते थे, क्यों, क्योंकि अब आधी हाइट अवेलेबल है, तो जो प्रेशर रिडक्शन है वो पहले से आधा होना चाहिए। आधी हाइट ही प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अवेलेबल है, तो प्रेशर रिडक्शन भी आधा हो जाना चाहिए। प्रेशर रिडक्शन आधा हुआ मतलब रेडियस डबल हो गया। ठीक है, और लास्ट, यदि एंगल कभी पूछ लिया है तो फिर इसी रिलेशन को, ओरिजिनल हाइट रेडियस ऑफ कैपिलरी कॉस थीटा ओरिजिनल इज इक्वल टू हाइट अवेलेबल रेडियस ऑफ कैपिलरी कॉस थीटा न्यू। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस केस में ये 0 है, और देखो ये 9 2 जा 18, यदि ये 0 रखेंगे तो कॉस ये इधर आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 1 cos theta new, तो cos theta new is equal to 1/2, so this is 60 degrees। सबको समझ में आया बेटा, कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है। ठीक है, एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और मैक्सिमम हाइट विदाउट लीकेज भी, दो चीजें बताना है। हाँ, प्रीवियस स्लाइड बोल रहे थे सुहाना और हेमांग, जल्दी से ये ले लीजिए बेटा, हर्षित, सुहाना, हेमांग, सबके लिए बेटा। फर्स्ट स्लाइड आज की, यही ये वाली है बेटा। नेक्स्ट ये वाली स्लाइड थी, फिर कॉन्सेप्ट को रिपीट करने के लिए एक बार और लिख दिया था। चलो अब एक लास्ट केस, स्टैंडर्ड केस, फिर मैं कॉपी देख लूंगा कुछ छूटा तो नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। ये जो फ्री सरफेस है, मान लीजिए सोप बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है तो एक ही फ्री सरफेस है, तो इतना प्रेशर अंदर की तरफ काम करता है, ये हमने देख लिया है ना, इतना प्रेशर अंदर की तरफ काम करेगा। अच्छा सुनिएगा आप ध्यान से, मान लीजिए किसी एक वेसल में होल है, सर्कुलर होल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे कि भैया कितनी मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड को भर सकते हैं बिना लीकेज के, यहां से लिक्विड लीक नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि लिक्विड लीक हो, तो इस होल को थोड़ा बड़ा करके शो कर रहा हूं बेटा, हाँ छोटा सा ही होल है, तो ये होल ऐसा शो कर रहा हूं। तो सुने होता क्या है कि यहां पर एक फ्री सरफेस बन जाती है, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसी फ्री सरफेस बन जाएगी, और ये जो मेनिस्कस है, फ्री सरफेस का ये जो मेनिस्कस है इसका रेडियस RM मान लेता हूं, और ये एंगल जो है मान लो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो दिस RM इज R ऑफ होल डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, आराम से देखो, यहां पर जब लिक्विड भरते जाते हैं तो ये जो ड्रॉप है ऐसा, पहले थोड़ा सा एक
पोर्शन बाहर निकलता है, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकलता है। और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, पहले जो पोर्शन बाहर निकल रहा है उसका रेडियस बहुत ज्यादा है, यस और नो। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे जो पोर्शन बाहर निकल रहा है उसका रेडियस कम होते चले जाएगा। और जब ये टूट के गिरने वाला है तब ये हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। अब इससे बताओ, इससे छोटा रेडियस हो सकता है क्या? इससे छोटा रेडियस पॉसिबल ही नहीं है। उसको ऐसे विजुअलाइज कराता हूं बेटा। कहीं भी मेनिस्कस का जो रेडियस है, जैसे यहां पर ये मेनिस्कस, बहुत ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा माना आपने, ठीक है, ये थीटा माना। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज आर ऑफ दिस कैपिलरी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बताओ ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो जब ये मैक्सिमम है तो मेनिस्कस का रेडियस, ये मैक्सिमम है तो मेनिस्कस का रेडियस मिनिमम, ये मिनिमम रेडियस जो मेनिस्कस का बनेगा। आराम से विजुलाइज करो, क्योंकि इससे छोटा रेडियस, मान लो इससे छोटा रेडियस करता हूं तो बताओ ये पार्ट खाली हो सकता है क्या? हाँ, इससे बड़ा रेडियस का कर सकता हूं, देखो इससे बड़ा रेडियस बना सकता हूं। ये जो ड्रॉप बन रहा है, ये फ्री सरफेस बन रही है, इसका रेडियस कहीं ज्यादा है इससे। देख के भी विजुलाइज करो। सब फील डेवलप कर पा रहे हो कि मिनिमम रेडियस जो है वो इस होल के रेडियस के बराबर है। तो धीरे धीरे रेडियस कम होगा। और अब इस कंडीशन में ध्यान से देखो, एक और बार समझाऊंगा। इस कंडीशन में जो रेडियस आ गया, इसके बाद ये हाइट बढ़ाएंगे तो ये जो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गुमड़ा, हाइट बढ़ाएंगे तो ये गुमड़ा बढ़ेगा और फिर ये गिरेगा। अब ये गिर जाएगा, इसके बाद यदि हाइट बढ़ाएंगे तो गिर जाएगा, वो समझना है। तो मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जिसपे कि यहां हेमिस्फेरिकल ड्रॉप बन जाता है। और अभी देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, हमेशा सरफेस टेंशन का प्रेशर जो है, बहुत ध्यान से सुनना, वो अंदर की तरफ पुश करता है। तो ये अंदर की तरफ जो प्रेशर पुश कर रहा है वो पी नॉट प्लस 2T/RM, अभी रेडियस ऑफ मेनिस्कस यूज कर रहा हूं, एक एक पॉइंट समझें। और यहां बाहर इसको लिक्विड को पुश करने के लिए जो प्रेशर काम कर रहा है वो पी नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मेनिस्कस का रेडियस कम होते चले जाएगा। मिनिमम ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ होल के बराबर। उसके बाद ड्रॉप गिर जाएगा। उसके बाद और छोटा रेडियस होने वाला होगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि उससे छोटे रेडियस में पकड़ ही खत्म हो जाएगी। इससे छोटे रेडियस में पकड़ खत्म हो जाएगी तो गिर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जब यहां पे हेमिस्फेरिकल कप बन जाता है और जो गिरने वाला है। ठीक है, यहां पर सुनो ध्यान से, ये बाहर की तरफ धक्का लगाने वाला प्रेशर है और ये रोकने वाला मैक्सिमम प्रेशर है। इससे ज्यादा प्रेशर इसको रोक नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम प्रेशर इसको रोकने वाला है, बाहर धक्के देने वाला प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं रुक पाएगा। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या? इज दिस ओके बेटा? आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन डायरेक्टली लिखना। जब भी अपने को इस तरह का काम करना है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इस रेडियस ऑफ कैपिलरी और होल के बराबर लेके काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इसमें। ये होल इधर हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, वो भी बताता हूं। मैक्सिमम लिक्विड जब यहाँ पे हेमिस्फेरिकल कप बन गया है और बाहर की तरफ जो पुश करने वाला प्रेशर है, लिखता हूं पी नॉट प्लस एच रो जी। और जो अंदर की तरफ इसको धकेल रहा है वो है पी नॉट प्लस 2T/R, रेडियस ऑफ होल। भैया जब ये धक्का देने वाला प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम कब तक बाहर नहीं निकलेगा? जब तक ये इसके बराबर नहीं हो जाता। ये मैक्सिमम हाइट, यहां तक लीकेज नहीं होगा, इसके बाद होगा। क्लियर बच्चा पार्टी? ठीक है भाई। है ना, इसका एक क्वेश्चन इन्होंने नीट में, सॉरी जेई मेंस में ऐसा पूछा कि एक स्फेरिकल शेल है जिसमें होल है
और वो कहते हैं कि इसको एक लिक्विड के अंदर लेके जा रहे हैं। इसमें इसको बाहर से लेके आए तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर है ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये छोटा सा हेमिस्फीयर है, इसमें एक होल है और इसको अब लिक्विड में डुबा रहे हैं। तो जैसे इसमें अभी शुरू में एयर भरी हुई है तो अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो कहते हैं कितनी डेप्थ पे जाके इसमें पानी अंदर जाएगा, कितनी डेप्थ में जाके। सुनो, अब पानी अंदर कब जाएगा, जब ये हेमिस्फेरिकल कप बनेगा। ये रेडियस आपको दे दिया है, ये रेडियस आपको दे दिया है, ये उल्लू बनाने के लिए दिया है। तो यहां पे ये हाइट h मानी, तो अंदर धक्का देने वाला प्रेशर P0 प्लस एच रो जी, आराम से देखो, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन, इधर अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो वही रहेगा, और इधर एक और प्रेशर लग रहा है 2T/R, जिसको अंदर जाने से रोक रहा है, जो इस तरफ हमेशा हमेशा जो सेंटर की तरफ लगता है, सरफेस के अंदर की तरफ लगता है, ठीक है बेटा। तो जब ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब ये धक्का देने वाला, अंदर धक्का देने वाला प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद लीकेज चालू होगा, यहां से मिनिमम हाइट मिल जाएगी, जिसके बाद पानी अंदर चले जाएगा। क्लियर है ये? लास्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट का, भूल गया था मैं सैटेलाइट वाला केस। अभी आप पढ़ लेना कि सरफेस टेंशन कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है। यदि इंप्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको थ्योरी पढ़ना है, प्लीज मॉड्यूल से पढ़ लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर वो छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो सैटेलाइट में यदि कैपिलरी है तो क्या होगा, सुनिए, वहां पर इफेक्टिव जी इफेक्टिव इज 0। माने क्या होता है, सैटेलाइट के अंदर अपन देखें कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके पर नेट ग्रेविटेशनल पुल कितना रहता है, 0, वो तो फ्लोट करता है, इट फ्लोट्स, सबको मालूम है। तो यहां इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी है, 0। अब सुने ध्यान से, यहां किसी एक बीकर में लिक्विड है और आपने कैपिलरी डाली है, तो यहां पर सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन लिक्विड कॉलम की कितनी भी हाइट ले लो वो प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं सकती। तो उस रिडक्शन को कोई हाइट बैलेंस कर ही नहीं सकती। तो ये जो प्रेशर रिड्यूस हुआ इसके कारण लिक्विड यहां तक चढ़ जाएगा, लेकिन फाउंटेन नहीं बनेगा। उसको ये प्रेशर, यहां प्रेशर अभी भी 0 आ रहा है। तो इस कॉलम का प्रेशर 0 क्यों आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि जी इफेक्टिव कितना है बेटा, 0, बिकॉज जी इफेक्टिव इज 0। तो कितना भी कॉलम चढ़ जाए यहां पे उसका कोई वेट ही नहीं है, तो प्रेशर कंपनसेट नहीं होगा। जो सरफेस टेंशन के कारण कम हुआ उतना प्रेशर कभी ये लिक्विड कॉलम एक्सर्ट कर ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा होगा, यहां पे जाके ये जो सरफेस है फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी तो बताओ प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, फ्लैट सरफेस हो जाएगी तो प्रेशर डिफरेंस 0, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए और लिक्विड को चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सैटेलाइट में जितनी हाइट अवेलेबल है, सपोज 10 किलोमीटर लंबी ये कैपिलरी अवेलेबल है, चढ़ जाएगा लिक्विड 10 किलोमीटर, और फाइनली सरफेस बंगला हो जाएगी कि रो हाउस हो जाएगी। ठीक है, फ्लैट हो जाएगी। इज दिस ओके? चलो, ये खत्म हुआ बेटा सरफेस टेंशन। कुछ छूट गया है तो मैं देख लेता हूं। इनसफिशिएंट लेंथ, लीकेज, सब कर लिया अपन ने। चलिए, अगर कैपिलरी की वॉल्यूम वाटर से भी ज्यादा हुई तो, वाटर से भी ज्यादा हुई, अरे कौन से वाटर से ज्यादा हुई, इधर जो चढ़ने वाला है वाटर उससे ज्यादा है। सैटेलाइट की बात कर रहे हो कि जनरल केस? अच्छा, सैटेलाइट में ये बात कर रहे हो कि यहां पर ये जो लिक्विड, ये जो वॉल्यूम है ये पानी की वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है, पानी की वॉल्यूम से ज्यादा है। तो भी ऐसा होगा कि ये पानी है ना ऊपर चढ़ता चला जाएगा, ऐसे खाली हो जाएगा और यहां पे सरफेस फ्लैट हो जाएगी।
यदि ये बॉटम तक है, नहीं तो यहां तक पानी रहेगा। वो बलून वाली स्लाइड, बलून वाली हर्षित, बलून नहीं है, हॉलो स्फेरिकल शेल। अब अपन पढ़ते हैं इलास्टिक सिटी, उसके फटाफट पॉइंट्स बता देता हूं। एनसीईआरटी में थोड़े अलग दे रखे हैं और दूसरी किताबों में थोड़े अलग दे रखे हैं। हाउ मच थ्योरी डू वी हैव टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी से कुछ भी मत पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी से आपको मतलब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, आप चाहो तो चेक कर लेना। 5 साल में एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो कोर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वही सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उतना टाइम इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है, पूरी एनसीईआरटी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए क्या करना चाहिए? पिछले 10 सालों के जो बोर्ड के पेपर्स है ना, बस वही करना चाहिए। मैं कह रहा हूं 90% पेपर उसमें से आएगा। ठीक है, 90% उसमें से। लास्ट टाइम कब आया था? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स का, जिसमें कॉर्निया को भी लेंस जैसा ट्रीट किया था और लेंस को भी, और कहा था मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर होता है, ऐसा कुछ था। आप देख लेना ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज 2 में। एमपी बोर्ड के लिए बेटा थोड़ा सा मेरे को नॉलेज कम है, लेकिन फिर भी 10 साल के पेपर्स जिसने कर लिए वो 90% तो स्कोर करेगा ही करेगा। वो करेगा ही करेगा, क्योंकि है ना, ये लोग बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। सच बात है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने की बजाय बेटा वो 10 साल के पेपर्स आप लगा लोगे तो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और वो सॉल्यूशन भी रहेगा, कैसे प्रेजेंट करना ये सब रहेगा। प्रैक्टिकल्स का क्या करें सर? देखो भाई, प्रैक्टिकल्स के लिए तो लोग गए हैं, स्कूल गए हैं, जो डमी स्कूल से वो भी प्रैक्टिकल तो कराते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जो डमी स्कूल से हैं फिर वो मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल्स को कि ठीक है हमारे बच्चों को नहीं भी आता तो हमारा जो बाहर से एग्जामिनर आ रहा है फिर वो मैनेज करते हैं चीजों को। ठीक है, चलो अब अपन एक नई नगरी पढ़ेंगे। ये तो फटाफट हो जाएगा यार, इसके फालतू के केसेस यदि अपन नहीं लेंगे जो रेलेवेंट है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें जो बेसिक्स हैं भाई, नॉर्मल स्ट्रेस सबको मालूम है किस, फटाफट एकदम बेसिक्स देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ये जो एरिया है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल स्ट्रेस दोनों तरफ ये लग रहा है। ठीक है, और यदि ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गई और यदि इधर फोर्स लगाएंगे तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गई। इससे लेंथ बढ़ेगी, इससे लेंथ कम होगी। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस। मान लीजिए एक क्यूब है, इसके एरिया के पैरेलल दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों एरियाज पे, इधर फोर्स एफ लगा रहे हैं, इधर फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के पैरेलल है, जो फोर्स लग रहा है एरिया के पैरेलल है, तो ये शियर फोर्स कहलाएगा। दिस इज शियर स्ट्रेस, जो एरिया के पैरेलल है ना, वो है शियर स्ट्रेस। ब्लैक कलर लें, आज ही हो जाएगा। मैं फटाफट ये एकदम इनिशियल कॉन्सेप्ट बता के न्यूमेरिकल्स पे आने वाला हूं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहली है नॉर्मल स्ट्रेस जो मैंने बता दी, एरिया के परपेंडिकुलर है, वो कॉम्प्रेसिव भी हो सकती है, वो टेंसाइल भी हो सकती है। ये पैरेलल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, शेयर।
और वॉल्यूम स्ट्रेस चारों तरफ से यदि एक जैसा फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है तो इससे शेप चेंज नहीं होता है, इसमें शेप चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ साइज रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ही रहेगा और यहां वॉल्यूम रिड्यूस होगी। इसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, बेसिकली प्रेशर। ठीक है, दिस इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेस। अच्छा, फिर स्ट्रेन सबको मालूम है तीन तरह की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन एप्सिलॉन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेन है, अब अपने सिलेबस में जितना काम का वही बता रहा हूं, बहुत कुछ दे रखा मॉड्यूल में भी। जैसे फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जो लेयर है थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। जैसे नया जो शेप है ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये वाला एरिया, इसको फिक्स पकड़ के रखा है। तो ये जो एंगल है जितने से ये परपेंडिकुलर लाइन, जो फिक्स्ड एरिया है, एक वो फिक्स्ड एरिया है, वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन जितने एंगल से टर्न लेती है, दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन। तो जो एरिया फिक्स्ड है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन को सिलेक्ट करो, वो जितने से शिफ्ट हो जाती, दैट एंगल इज shear स्ट्रेन थीटा। और जैसे ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रहता है और ये एज लेंथ एल है, तो टेन थीटा इज एक्स बाय एल, टेन थीटा इज एक्स बाय एल, और वो बहुत छोटा है तो थीटा के बराबर है। ठीक है, बहुत इजी है। और वॉल्यूम स्ट्रेन भी, चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन जो है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस और हर केस में स्ट्रेन है, इनका रेशो कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस, जहरीला रेशो भी पढ़ेंगे अपन, जहरीला रेशो भी पढ़ेंगे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हर केस में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए यंग्स मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, एक यंग्स मॉडुलस नॉर्मल के लिए, वॉल्यूम के लिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस थोड़ा सा अलग है। बल्क मॉडुलस में जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर नहीं होता, वो चेंज इन प्रेशर लेते हैं, ध्यान रखना। चेंज इन प्रेशर ये है वॉल्यूम स्ट्रेस, प्रेशर नहीं, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब इसमें माइनस साइन लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये चेंज पॉजिटिव आएगा, तो वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, ये बताने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, कि मान लो प्रेशर बढ़ाया आपने तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो डेल्टा पी यदि पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन से ये कंडीशन मिलेगी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो इसको ऐसे लिखते हैं। और शेयर के लिए तो मैं अलग से एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, इन दोनों के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से। ध्यान से सुनना बेटा। कोई एरिया, कोई एक सॉलिड रॉड दे दी, इसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है और यहां इसका एक एरिया सेलेक्ट करना है एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा पे कहीं भी, ये सेक्शन, ये एरिया, और ये एरिया आपको दे दिया ए। इसके लिए आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस पूछिए इस एरिया के लिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो एक लॉ ध्यान रखो, जैसे किसी भी एक प्रिज्मेटिक सॉलिड में, प्रिज्मेटिक सॉलिड यानी जिसका एरिया थ्रू आउट सेम है, किसी भी प्रिज्मेटिक सॉलिड, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, उसके लिए एक सिंपल रिजल्ट आप याद रखना विदाउट डेरिवेशन, ये रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, और
आपने सॉलिड में ऐसा कट लगाया, ऐसा एरिया, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लो सिलिंड्रिकल सॉलिड है तो ऐसे आपने कट लगाया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यदि इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ये वाला एरिया हमेशा जो है वो मिनिमम एरिया, ये कौन सा एरिया, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बाद देखो ये एरिया और बढ़ गया, तो यदि ये एरिया अपने को मालूम है और दूसरा एरिया एंगल थीटा पे है, तो ये वाला एरिया आएगा a बाय cos थीटा, दिस यू रिमेंबर। ये वाला एरिया a है तो बड़ा वाला एरिया आएगा a बाय cos थीटा। गो टू फाइंड दिस, ये आपको काम में आने वाला है आगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसमें देखिए ध्यान से कि यहां इस एरिया के लिए आपको काम करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एरिया है इसके लिए शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना, ये एरिया ऐसा है, इसके ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है, इस एरिया के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो एफ ही लगा रहा है, इक्विलिब्रियम में, दिस इज एफ, दिस इज एफ। तो पहले ये समझें कि यहां हर पॉइंट पे यदि ये स्टेशनरी है, यहां टेंशन एफ है, यहां टेंशन एफ है, इक्विलिब्रियम में, तो हर एरिया पे फोर्स एफ लगेगा, कि मैं डिराइव करके दूं, है ना। किसी को डाउट, एनएलएम का फंडा है। और फिर यदि ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फिर मैं निकालना सिखाऊंगा। अभी तो हर जगह जो फोर्स है एफ, हर जगह हर सेक्शन पे जो टोटल फोर्स लग रहा है एफ। अब देखिए ये एंगल है थीटा, अब नॉर्मल फोर्स बताओ इस एरिया पे, नॉर्मल फोर्स यदि अपन पता करेंगे तो दैट इज एफ साइन थीटा, और जो शेयर फोर्स है एफ शेयर, एफ पैरेलल, दैट इज एफ कॉस थीटा, आराम से। और यदि अपने को नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉर्मल, तो फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया विच इज a बाय cos थीटा, ठीक है। और यहीं पे शेयर स्ट्रेस यदि अपने को कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस, तो फोर्स विच इज पैरेलल इज f cos थीटा, और नीचे a बाय cos थीटा। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें मैक्सिमम मिनिमा आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम किस एंगल के लिए, मिनिमम किस एंगल के लिए, यू कैन वेरी पीसफुली फाइंड। जैसे देखें ये थीटा, ये थीटा यदि आप जीरो ले लोगे, ये थीटा आप जीरो ले लोगे, तो जो ये जो शेयर स्ट्रेस है ये मैक्सिमम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और आप देखना थीटा को यदि आप 45 लोगे, थीटा को आप 45 लोगे, तो ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस ये मैक्सिमम हो जाएगी, चलेगा ये। वैसे तो क्वेश्चन तो मैंने केस तो बता दिया कैसे अपने को सॉल्व करना है ना। साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाय 2, साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाय 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। जैसे स्प्रिंग के लिए काम करते हैं ना अपन, स्प्रिंग के लिए यदि फोर्स मालूम है तो एक्सटेंशन निकालने के लिए F इजिकल टू के ही करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मजा आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस चुटकियों में हैंडल कर पाओगे। तो अपन पहले डील कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस का केस कवर कर रहे हैं, फिर बल्क मॉडुलस का केस कवर करेंगे, फिर अपन शेयर का केस कवर करेंगे, फिर एनसीईआरटी की थ्योरी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब अपने अपने को तो हर क्वेश्चन में ये करना है जो मैं बता रहा हूं, किसी एक रॉड को आप फोर्स
एफ लगा के स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? दोनों तरफ फोर्स एफ लगा रहे हो, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर एक्सटेंशन निकालना है आपको। तो जो के इस रॉड का, किसी भी रॉड का जो फोर्स कांस्टेंट है, दैट यू घोटोफाई वाई ए बाय लेंथ, वाई ए बाय लेंथ, ये घोट लो, आप स्प्रिंग के सारे फॉर्मूले यूज कर पाओगे। कैसे, चलो देखते हैं। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो एफ बाय ए है, स्ट्रेस। इसको स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बच्चा पार्टी ध्यान से सुनेगी, है ना? तो ये जो एक्सटेंशन है या फोर्स जो है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इधर रखो, बाकी सब उधर। वाई ए ई बाय एल। तो एफ इज इक्वल टू के ई फॉर्मेट मिल रहा है कि नहीं? एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ई, और के की जगह क्या आ रहा है? अपन इंदौरी लैंग्वेज में बात करें तो के की जगह क्या आ रहा है? नहीं, पूरी इंदौर की लैंग्वेज, जैसे इंदौर के जो एकदम परमानेंट लोग हैं वो जैसे बोलते हैं, के की जगह क्या आर्या है ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग तो यहां पर अपने को बस ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग के सारे फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, के को रिप्लेस कर देंगे वाई ए बाय एल से। ठीक है, तो इसमें समझे बेटा, जैसे हमको इस रॉड की एनर्जी कैलकुलेट करना है, प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो पूरा इंदौरी हूं बेटा आई एम फ्रॉम इंदौर, इसलिए थोड़ी बहुत जानता हूं। हाँ, ये इंदौर को टिपिकल पॉइंट्स हैं इंदौर के लोगों के। जैसे एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे मित्र बड़े बहुत हेवी हैं, बहुत वजनी है, और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी हैवी है। स्कूटर पे बैठ जाते हैं वो, और 2 बच्चों को आगे खड़ा कर लेते हैं, एक वाइफ गोद में ले लेती है, और स्कूटर पे निकलते हैं। तो बैलेंस वैसे ही उनके लिए मुश्किल रहता है। लेकिन खतरे की बात क्या भाई, जा रहे हैं भयंकर ट्रैफिक में जा रहे हैं, मतलब बड़े केयरफुली हम भी गाड़ी चला रहे हैं, जो सिंगल राइडर है वो बड़े ध्यान से गाड़ी चला चला रहा है। ये भाई क्या करेंगे, गाड़ी चला रहे हैं, कोई पहचान वाला दिया तो भियो भियो करते हुए चलेंगे। ये इंदौर के लोग, पता नहीं गिरे होंगे कितनी बार, मालूम नहीं ये इंदौर वाले कुछ अपनी क्या हालत है उससे कोई लेना देना नहीं, भियो। आई एम फ्रॉम महू चलिए देखिए बेटा, हो गया थोड़ा सा लाइट कंटेंट हो गया। आप देखें, इस पे आ जाए। यदि अपने को इस रॉड की एनर्जी पता करना है, तो आप डायरेक्टली हाफ के ई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, के की जगह वाई ए बाय एल। तो मैं स्प्रिंग के कुछ फॉर्मूले दे देता हूं। जैसे स्प्रिंग की एनर्जी के 3 फॉर्मूले, हाफ के ई स्क्वायर, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ई एक्सटेंशन है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है, और एफ स्क्वायर बाय 2 के। ये अपन यूज करेंगे, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है उसके हिसाब से अपन ये यूज करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, इससे आप एनर्जी निकालेंगे। रॉड में जो एक्सटेंशन के कारण, डिफॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और के की जगह अपन वाई ए बाय एल यूज करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो, या डेरिवेशन बाद में, पहले मैं फॉर्मूले दे दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपने को, यार आगे, अपने को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। जो पोटेंशियल एनर्जी है इस रॉड की, इस रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी है डिफॉर्मेशन के कारण, हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन। ठीक है, थोड़ा फील तो इसमें होना चाहिए। क्या होता है, जैसे एक स्प्रिंग जैसा ट्रीट करें, ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, फोर्स एफ लगा के इसको हम ई का एक्सटेंशन दे रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट फोर्स एफ लगा के। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज पे अटेंशन। तो ये जो स्प्रिंग है ई से एक्सटेंड हुआ, और क्या रिलेशन है इनके बीच में, जहां ये रुक जाता है, F इज इक्वल टू के ई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जहां मिलता है,
सबको मालूम है। अब यहां से यहां तक जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो तो F इंटू ई है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क किया है, लेकिन स्प्रिंग को जो एनर्जी मिलेगी वो इसकी आधी मिलेगी, क्योंकि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हाफ के ई स्क्वायर। आराम से देखो, हाफ के ई स्क्वायर। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं एफ और ई के टर्म से, जो तीन फॉर्मूले लिखे थे ना उनमें से एक डिराइव कर देता हूं। ये जो के है इसको कैसे रिप्लेस कर दें अपन, के को लिखते हैं एफ बाय ई से। तो भाई एक्सटर्नल एजेंट ने तो एफ ई का वर्क किया, बट ये स्प्रिंग को सिर्फ उसकी आधी एनर्जी मिलती है, आधी इज लॉस्ट एज हीट। जब भी कांस्टेंट फोर्स स्ट्रेचिंग का काम करता है, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहा है, उसने 100 जूल का वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी जल्दी बताइए, 50 जूल। दिस यू शुड रिमेंबर। और उसका फील भी कि हाँ भाई स्प्रिंग, बताओ यहीं से फोर्स एफ लगा रहा है कि यहां पे उसका जीरो फोर्स है, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है वो जीरो, और यहां के वो एफ के बराबर हो रहा है। तो बताओ एवरेज फोर्स एफ है कि एफ बाय टू। जिस फोर्स के अगेंस्ट अपन वर्क कर रहे हैं, जिस फोर्स को एनर्जी दे रहे हैं, भाई हम इस फोर्स को एनर्जी दे रहे हैं, वो एफ बाय टू है। तो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो थ्रू आउट एफ है, तो ये डिफरेंस इसलिए आता है। ठीक है भैया, क्लियर रहेगा ये बच्चा पार्टी? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, यदि हमको इस एनर्जी की पर यूनिट वॉल्यूम वैल्यू चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इस एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये एरिया ए और ये लेंथ एल। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी जो है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। तो अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के तीन फॉर्मूले लिख रहा हूं, एक तो मैंने यही डिराइव कर दिया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यस और नो? ठीक है, और फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका, हमको मालूम है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, तो दो और फॉर्मूले मिल जाएंगे। यदि हम स्ट्रेस को हटा देते तो हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर वाई, स्ट्रेस को वाई इंटू एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दिया। ऐसे स्ट्रेन को हटा देंगे, स्ट्रेन को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा बाय वाई से, सिग्मा बाय वाई से, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। ये सब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला केस जो अपन ले रहे हैं, ये आप ध्यान से सुनो, दो केसेस बना रहा हूं मैं। पहला केस जिसमें जो स्ट्रेस है वो थ्रू आउट सेम है, और दूसरा केस है जिसमें स्ट्रेस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। यहां पर से मान लीजिए एक रोप है और यह मास m। यदि रोप का मास m है और इस बार का भी मास m है, तो अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग आएगी। लेकिन एक धागा है, निग्लिजिबल मास वाला धागा है, और यहां यदि अपन ने मास लटका दिया तो यहां हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो mg है। पहले इसको समझो, यहां पर हर पॉइंट पर, भाई ये वाला मास निग्लिजिबल है, ये वाला मास निग्लिजिबल है, तो बताओ यहां कितना मास सपोर्टेड है, एम के जी। यहां भी कितना मास सपोर्टेड है, एम के जी। तो यहां हर जगह टेंशन सेम है कि नहीं, है ना? तो ये वो केस है जहां थ्रू आउट टेंशन सेम है और फिर स्ट्रेस भी सेम है, स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट। इस केस में टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए बस ये सिंपल फॉर्मूला, जो दो तरीके हैं। यदि आपको एक्सटेंशन निकालना है तो फोर्स को के से डिवाइड कर दो, ये एक्सटेंशन आ गया, खत्म क्वेश्चन, एफ बाई के। और यदि आपको स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेस निकालना है तो हर जगह टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। पहले इसको लॉक कर दो, यस सर नो?
ये हमारा सेकंड केस रहेगा। आज पहले देख रहे हैं वो केस जहां पे अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग कारण से अलग अलग है। ठीक है बेटा, फिर इस केस को देखेंगे। तो यहां चलो ये वाला केस लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। मान लो यहां पर 100 kg की एक रोप है, तो यहां पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस बताओ, टेंशन कितना है, कितना मास सपोर्टेड है नीचे वाले एंड पे, कितना मास, 0। तो फ्री एंड पे हमेशा टेंशन 0 रहता है। मिड पॉइंट पे 50 kg सपोर्टेड है तो 500 न्यूटन। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है, 100 kg, तो 1000 न्यूटन। तो बताओ ये कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट टेंशन, कांस्टेंट स्ट्रेस है क्या? नहीं। तो यहां इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इंटीग्रेशन से बचा लूंगा। ठीक है, यहां आपको इंटीग्रेशन से बचा लूंगा। तो सुनिएगा ध्यान से, ऐसे केस में क्या करते हैं जहां स्ट्रेस या टेंशन यूनिफॉर्मली वेरी करता है, जहां स्ट्रेस या टेंशन यूनिफॉर्मली वेरी करता है, यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, इस केस में कैसे काम करेंगे सुनिए। बहुत इजी है, और आपको ना एक इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कंफर्म करके भी दे दूंगा। एक रॉड जिसकी लेंथ L है, जिसका मास M है, जिसका एरिया A है, इसका खुद के वेट के अंडर में एक्सटेंशन पूछा है। तो बताओ इसके हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस सेम है क्या? अभी बताया नहीं है ना? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन सा? जैसे y इज इक्वल टू F बाय A और E बाय L, या फिर एक्सटेंशन एस F बाय K, क्योंकि F हर थ्रू आउट सेम है ही नहीं। ये तो तब काम करेगा जब थ्रू आउट F और A सेम है। ये फॉर्मूले को यूज करना है, ये फॉर्मूले को यूज करना है तो पूरी लेंथ के लिए, पूरी लेंथ के लिए फोर्स यानी टेंशन, एरिया और यंग्स मॉडुलस सेम होना चाहिए। नहीं तो बताओ कौन सी वैल्यू रखोगे, झगड़ा खड़ा हो जाएगा ना भाई। वाई की जगह कौन सा वाई रखें, एफ की जगह कौन सा फोर्स रखें, एरिया भी वेरी कर रहा है तो एरिया की जगह कौन सा एरिया। लेंथ तो रॉड की जो लेंथ है वही है, तो जहां झगड़ा खड़ा हो गया वहां पर अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा करना है, यहां पे जो फोर्स है, टेंशन कितना है, 0। यहां पर टेंशन कितना है, mg। तो एवरेज टेंशन कितना हो गया, एवरेज मिड पॉइंट वाला, बिल्कुल ठीक है, मिड पॉइंट वाला बिल्कुल सही। इन दोनों का जो एवरेज है यानी मिड पॉइंट का जो टेंशन है, बिल्कुल सही, वो फोर्स यूज करेंगे तो वो mg/2 आ गया। इस फोर्स को k से डिवाइड कर दे, y a/l से, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा ये। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई एक रोप है, एक रस्सी है, या एक रॉड है, एनीथिंग, इसको फोर्स F लगा के चला रहे हैं अपन, ये एक्सेलरेट करेगी। इसका एरिया दे दिया A, इसकी लेंथ दे दी L, इसका यंग्स मॉडुलस दे दिया Y, इसमें एक्सटेंशन पूछा है। नहीं बेटा हिमांशी, बस मैं यही तो बता रहा हूं मैं, कि अपन एवरेज फोर्स के साथ काम करेंगे, और मैं डेरिवेशन देता हूं, और ये कहीं इंटीग्रेशन करना पड़े तो कैसे करेंगे। ये एक्सटेंशन आया, ये मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया उससे आया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना। इस टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट निकालने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, यहां से नीचे से x के डिस्टेंस पे एक छोटी सी लेंथ dx सिलेक्ट करता हूं, इस लेंथ में एक्सटेंशन निकालता हूं। डिफरेंस नहीं लेना, कब डिफरेंस लेना मैं बता रहा हूं बेटा, थोड़ा आगे की बात मत करो दुष्टों। सुनो, नीचे से डिस्टेंस x पे आपने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये भी बढ़ेगी। इस लेंथ में इंक्रीमेंट निकालते हैं और 0 से लेके l तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहां पर जो टेंशन है, डिस्टेंस x पे जो टेंशन है, यहां से डिस्टेंस x पे, ये टेंशन कैसे निकालेंगे, ये टेंशन नीचे वाले मास को सपोर्ट कर रहा है, यस और नो? तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लेते हैं, m/l, है ना?
मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इज m इंटू g इज टेंशन। ये जो मास है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, इतना मास सपोर्टेड है यानी इतना टेंशन है। ठीक है, अब ये जो टेंशन है इस छोटी सी लेंथ के लिए कांस्टेंट माना जा सकता है क्योंकि वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, बट ये तो बहुत छोटा सा वेरिएशन है, तो कांस्टेंट टेंशन है। तो यहां पर अपन छोटा सा एक्सटेंशन निकालते हैं, एफ जो फोर्स खींचा खाची का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय के वाई ए बाय इस एलिमेंट की लेंथ। इस एलिमेंट की लेंथ बताओ, जिस एलिमेंट के लिए काम कर रहे हो उसकी लेंथ एल की डीएक्स, जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में, कोई प्रॉब्लम कहीं किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना पड़ा तो ये तरीका है। अब हमको इस लेंथ में इंक्रीमेंट तो पता चल गया, टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट निकालना है। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते, लैम्डा जी वाई ए, लैम्डा जी वाई ए, एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक। तो ये आ गया लैम्डा जी एल स्क्वायर बाय वाई ए और 2, लैम्डा इंटू एक एल इधर लगा दिया। लैम्डा इंटू एल क्या है बताओ, जल्दी बताओ, लैम्डा इंटू एल मास, खत्म, ये एवरेज फोर्स आ गया। लेकिन लेंथ एल ही लेंगे हिमांशी, पूरी लेंथ एल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, आधी लेंथ थोड़ी एक्सटेंड हो रही है बेटा, समझ में आई ये बात। लेकिन ये तब जब यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, और अपने सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, ओनली यूनिफॉर्म वेरिएशन इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, एक केस और देखते हैं बेटा, जैसे वो कहेंगे, अब ये एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। यहां पर ये फोर्स एफ है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसकी लेंथ एल, एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई, इसमें एक्सटेंशन बताना है। तो देखो ध्यान से, यहां पर टेंशन कितना, थर्ड लॉ, जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना फोर्स ये रोप लगाएगी जो लगाने वाला उस पे। तो यहां पर जो टेंशन है वो एफ, और यहां टेंशन कौन बताएगा, जल्दी बता, जल्दी, 0। फ्री एंड पे कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये किसी पे कोई फोर्स लगाएगा क्या, ये वाला एंड, जल्दी बताओ। फ्री एंड पे टेंशन 0, तो एवरेज फोर्स जो एक्सटेंड कर रहा है वो एफ बाई 2 डिवाइडेड बाई के वाई बाय एल, दिस इज एक्सटेंशन। एरिया का वेरिएशन नहीं आता बेटा, अननेसेसरी इंटीग्रेशन में नहीं लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे रॉड के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ हमसे गलती हो जाती है। मान लो एक रॉड है, बहुत ध्यान से सुनना, एक रॉड है, इसके ऊपर फोर्स एफ, 2F इधर लग रहा है और एक एफ इधर लग रहा है, और आपको एरिया दे दिया, लेंथ दे दी, वाई दे दिया, इसका एक्सटेंशन पूछा है, तो बताओ एवरेज फोर्स कितना लोगे, एफ लोगे कि 3F/2 लोगे, एवरेज फोर्स कितना, 1.5F। बस ये मेरे को मालूम था गलती करोगे। ये फोर्स लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि कम करने की, जल्दी बताओ। और वो उधर वाला क्या कर रहा है, तो बेटा यहां पे जो एवरेज फोर्स लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो 2F-F है। ठीक है, मतलब यहां पर एवरेज फोर्स जो काम कर रहा है वो F/2 है, ये समझो आप, गड़बड़ मत करो भाई। यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है 2F, यहां पे जो लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है वो -F है, -F। ऐसे बात करने का तरीका देख के समझ में आ रहा है, ये लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो एवरेज फोर्स जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो F1+F2/2, तो वो जो F है वो माइनस साइन के साथ रखेगा, समझे। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आया, इसको K से डिवाइड कर दो, ये एक्सटेंशन आ गया, खत्म क्वेश्चन। एक एक स्टेप के तो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा पार्टी, डायरेक्शन मैटर करता है मूर्ख, दुष्ट मूर्ख। और मान लो
अब बताओ, अब यहां चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, जल्दी बताओ। चेंज इन लेंथ, दोनों ही लेंथ कम करने की कोशिश करें तो लेंथ कम होगी, और एवरेज फोर्स जो है माइनस साइन क्यों लगा दिया भैया, जल्दी बताओ। चेंज इन लेंथ में माइनस साइन क्यों लगाया, लेंथ कम हो रही है, बस ये प्रिकॉशन रखना, ठीक है। ओके, फिर कुछ केसेस, एक दो स्टैंडर्ड केसेस जो है, आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये टिपिकल केस है। ये वो केस है जो आपने नहीं किया तो ये आपसे नहीं बनने वाला। एक वायर है, इसके लिए आपको एरिया दे दिया, इसके लिए वाई दे दिया, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल दे दी, और मिड पॉइंट पे मास एम लटकाया है, मास एम मिड पॉइंट पे लटकाया है, ठीक है। तो आपको चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने को कहा है। ये नीचे आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस केस को। ये जो मास है ऐसा थोड़ा नीचे डिप होगा, बहुत छोटे अमाउंट से, मैंने बड़ा शो किया ताकि क्लैरिटी रहे। तो ये देखो लेंथ बढ़ गई वायर की, लेंथ में इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, कि यहां ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है, ये L/2, इसको मैं ये बोल रहा हूं, बाद में L/2 की जगह ये रख दें, एक की जगह L/2 रख देंगे, बाद में एक की जगह L/2 रख देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये जो थ्योरम बता रहा हूं ये बहुत जगह काम आएगी। एक्स बहुत छोटा है, ये वायर के मिड पॉइंट पे आप लटकाओगे तो थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर काम करना है, ठीक है। परियोल यहाँ पे ऐसा है कि इस वायर के मिड पॉइंट पे एक मास चिपका दिया है, तो मास नीचे जाएगा, तो ये लेंथ कितने से बढ़ेगी या एक्स कितना होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। परियोल भैया, mgl/y, दुष्ट अजीत एकदम गलत, या सौर। अब देखें बेटा ध्यान से, यहां जो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझे। कभी भी आपको, जैसे ये ए मान रहा हूं और ये छोटा सा एक्स है और ये वाली लेंथ लिखना है, ये वाली लेंथ, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। ध्यान से सुनो, दिस इज रूट ऑफ a² + x², एक्स बहुत छोटा है तब, ये ध्यान रखना, ये काम में आएगा। और आप a को बाहर निकाल दो, a² बाहर निकालोगे तो a बाहर आ जाएगा, और फिर इसको अंदर ले आते हैं 1/2 n टाइम्स x, याद है ये 1 + x⁴n, 1 + x⁴n इज 1 + nx, और a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है, ये हमने लेंथ निकाला सीखा, a और x, ये a और ये x, तो ये वाली लेंथ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इतनी आएगी। कोई डाउट इसमें? अब ये एक्सटेंशन कितना है, इस वाली लेंथ का एक्सटेंशन, इस लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ a सबट्रैक्ट कर देते हैं, ओरिजिनल लेंथ कितनी है a, तो हम आधे वायर के लिए काम कर रहे हैं अभी, तो एक्सटेंशन आ गया x²/2a, एक एक पॉइंट समझो, ठीक है बेटा। अच्छा, और एक पॉइंट और, यहां पर ये एंगल थीटा, छोटा वाला एंगल थीटा, तो ये 90 - थीटा, ये 90 - थीटा, तो ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, ये दोनों मिलके mg भैया को कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, आराम से देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 - थीटा, you get 2t sin theta is mg, और sin theta is tan theta, बहुत छोटा एंगल है ना, बहुत ही छोटा एंगल है,
तो यहां से टेंशन निकाले तो टेंशन इज mg/2 साइन थीटा, और साइन थीटा देखें, साइन थीटा बहुत छोटा है तो ये टेन थीटा से इक्वेट कर देते हैं। टेन थीटा इज x/a परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। फिर इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो ये x/a, तो टेंशन आ गया, ठीक है, टेंशन आ गया। और एक्सटेंशन ये आया, क्या रिलेशन होता है, एक्सटेंशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय के, वाई ए बाय एल। जिस लेंथ के साथ काम कर रहे हैं वो ए मान लिया अपन ने, आधी लेंथ के साथ काम कर रहे हैं, वाई ए बाय एल, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर ई की जगह क्या आ रहा है, x²/2a, ई की जगह क्या आ रहा है, x²/2a, ठीक है। और टेंशन की जगह क्या आ रहा है, mg/2 साइन थीटा, साइन थीटा इज टेन थीटा विच इज x/a, ये टेंशन आया। फिर नीचे वाई ए बाय एल, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये एक्सटेंशन आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू यहां से मिलेगी, निकाल देते ना, x³ इज इक्वल टू mg/a³ बाय वाई ए, तो x इज mg/ya to the power 1/3 और a, तो एक्सटेंशन इज x²/2 है, एक्सटेंशन इज x²/2 है। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं किया तो वहां बनने ही नहीं वाला है, ठीक है। हाँ अपन तो इस साइड का काम करेंगे, जैसा इस साइड टेंशन आएगा वैसा इस साइड आएगा। एक्सटेंशन में a प्लस क्यों नहीं किया, a प्लस, एक्सटेंशन तो चेंज आता है ना बेटा, ठीक है हर्षित। चलो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है, कल एक बार और उसको बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ टोटल एक्सटेंशन डबल होगा, मैं इस पार्ट का एक्सटेंशन बता रहा हूं, टोटल एक्सटेंशन 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है वो बात, ठीक है। कल मैं एक बार इसको और रिपीट कर दूंगा, और पहले मैं कंफर्म कर लूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एनसीईआरटी का है, आई फील, तो ये करना ही करना है अपने को, ठीक है। कल अपन इलास्टिसिटी खत्म कर देंगे, थर्मल स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस, जहरीला रेशो सब फिनिश कर देंगे। बाइनोमियल वाला रब क्यों कर दिया कल बता दूंगा बेटा, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है डिपार्टमेंट में, पेपर फाइनल करना है मेरे को, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, ओके बाय बेटा। डाउट्स कब तक, आज भेज दो डाउट्स, आज रात तक, यूनिट्स डायमेंशंस और 1D के, ठीक है।